तो बेसिकली क्या होता है, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस पता करना। हम व्हीटस्टोन ब्रिज में यही पता कर रहे थे, अननोन रेजिस्टेंस पता करना। ठीक है, इसका काम है, इसका वर्किंग है। अब इसका जो यूटिलाइजेशन है, ये क्या मेज़र करता है, अननोन रेजिस्टेंस मेज़र करता है। और इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है ये मीटर स्टोन ब्रिज, ये बहुत पूछा जाता है। जो मीटर ब्रिज होता है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पे वर्किंग करता है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन एक नंबर पूछ लेता है, ऑन विच प्रिंसिपल मीटर ब्रिज वर्क्स। तो किसका क्या लिखोगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, होता क्या है इसमें। तो बेसिकली लैब में आपके ये एक्सपेरिमेंट कराया भी जाता है, इसके किसी स्कूल में लैब होगी तो उसको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा मीटर ब्रिज वाला। तो होता क्या है, एक वुडन टाइप की एक बेंच होगी। ठीक है, वुडन बेस होगा, अभी मैं दिखा भी दूंगा तुम लोगों को कैसा होता है मीटर ब्रिज। वुडन बेस होगा, एक पट्टी टाइप की होगी लकड़ी की। उसके ऊपर क्या होता है, एक तार लगा हुआ होता है, एक वायर उसी पे फिक्स्ड होता है। ठीक है, दो स्क्रू होते हैं, स्क्रू स्क्रू समझते हो ना, पेंच पेंच पे बंधे होता है वायर, एक मीटर लंबा। एक वुडन बेस पे 1 मीटर लंबा वायर बंधा हुआ होता है। कौन सा भाई वायर है, तो उसका नेचर भी होगा कुछ। वायर किसका होता है बताओ, किसी को पता है। मैग्नेनिन पढ़ा है, बता चुका हूँ मैग्नेनिन। यार जब हमने याद करो, हमने पढ़ा था मैग्नेनिन, जब एलॉयज़ एलॉयज़ पढ़ाया था, रेस्टिविटी पढ़ाई थी तब बताया था। तो 1 मीटर वायर का मैग्नीन वायर या फिर कॉन्स्टेंटेन वायर होता है, या फिर कॉन्स्टेंटेन वायर। 1 मीटर लंबा मैग्नीनिन वायर या कॉन्स्टेंटेन वायर, ये दोनों होता क्या है, ये एलॉयज़ होते हैं बेसिकली, मैग्नीनिन या कॉन्स्टेंट। ये यूज़ होता है 1 मीटर लंबा, और बंधा किससे होता है, वुडन बेंच में बंधा होता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटेन वायर ही क्यों यूज़ होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं अंदर की चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ जो पूछी जाती हैं एक एक नंबर में। तो बताया कोई मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटेन वायर क्यों यूज़ होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने रेसिस्टिविटी पढ़ाई थी। बताइए, वाई मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटेन वायर इज यूज इन मीटर एंड स्लाइड वायर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर में भी हालांकि यही यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, कोई बताएगा। Because they have high resistivity. हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है। और जो मेन कारण है वो बताऊँ। देखो मेन कारण ये है, इनकी लो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। इनका जो अल्फ़ा होता है, जो या भी बोल सकते हो, ये टेम्परेचर हमें पता है कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे मेटल्स होते हैं या फिर आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं या एलॉयज़ होते हैं, इनकी रेसिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर के साथ इनकी रेसिस्टिविटी चेंज होती है। लेकिन मैग्नेनियन कॉन्स्टेंटाइन एक एलॉयज़ हैं, इनकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है बड़ा कम होती है, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। यहाँ आप लिख सकता हूँ मैं, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब भी इनकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। बेशक इनकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, इनकी मैग्नेनियन कॉन्स्टेंटाइन वायर की क्या होती है, हाई रेसिस्टिविटी होती है और वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। इसलिए इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि वाई मैग्नेनियन कांस्टेंट वायर आर यूज एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज बिकॉज दे हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। दोनों ये बातें याद रखना। और ये भी पूछ लिया जाता है कि मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज में क्यों यूज़ होते हैं, बिकॉज इनकी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। अगर वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगी, इससे क्या होगा भैया, इन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इनका जो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन जो आपने मेजर की है वो चेंज नहीं होगी, आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी। समझ गया ना मेरी बात। तो अब इसकी कॉन्स्ट्रक्शन हम सही से पढ़ रहे हैं, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्योंकि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। मीटर ब्रिज नाम से ही पता चला, इसमें 1 मीटर का तार यूज़ होता है, वायर यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, कॉन्स्टेंटेन या फिर मैग्नेनियन वायर यूज़ होता है। और ये एक वुडन बेस पे बंधा हुआ होता है। स्क्रू में लगे पेंच होते हैं, उसमें बंधा हुआ था 1 मीटर वायर। तो मान लेते हैं ये स्क्रू है, वुडन बेस है, ठीक है। और इस पर क्या है, 1 मीटर लंबा तार बंधा हुआ है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबा। अब पता कैसे चलता है, इसमें स्केल भी फिट होती है, अभी दिखा रहा हूँ इसकी पिक दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, लैब में अगर जो लैब करता होगा उसको पता होगा, लैब में ये एक्सपेरिमेंट 12th में है आपके। तो यहाँ पे स्केल भी बंधी होती है, इसी के नीचे होती है बेसिकली, क्योंकि लेंथ का काम है हमें। अभी नल पॉइंट किस लेंथ पे आएगा उससे हमें स्केल से ही पता चलेगा। ठीक है, इसके नीचे स्केल भी होती है, वो मैं बना नहीं रहा हूँ। फिर क्या होता है, दो एल टाइप के आपकी स्ट्रिप्स होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, एल टाइप की कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। ये सब बेस में, वुडन बेस में ही सब बनी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। ये आपका स्क्रू ये है, और ये एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स हैं। इसमें भी क्या होते हैं, स्क्रू होते हैं।
इसमें भी स्क्रू होते हैं। उसी तरीके से इधर साइड में भी क्या होते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स होती है एल शेप की, ठीक है। ये आपकी एल शेप की 2 कॉपर स्ट्रिप्स होगी। ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज़ होती हैं, बिकॉज अच्छा कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो वायर्स हम ऐसे ही चूज़ करते हैं ना, भाई करंट फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, वायर्स के थ्रू होगा, अभी समझ में आ जाएगा। और बीच में भी एक कॉपर स्ट्रिप होती है जो इस शेप की होती है, इसमें 3 स्क्रू होते हैं, यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है। फिर से देखो, ये 2 स्क्रू ए बी नाम दे देता हूँ मैं। ए बी से कौन सा तार बंधा हुआ है, मैग्नेनियन कॉन्स्टेंटाइन वायर बंधा हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। फिर इसी स्क्रू के सहारे क्या है, एक एल शेप की 2 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप्स के एंड में क्या है, एक स्क्रू है, इधर भी एक स्क्रू है। इसका नाम क्या लेना चाहोगे, इसका नाम लेते हैं, कुछ भी ले देना, ए डैश लेना चाहो ए डैश ले ले, बाद में चलो नामकरण कर देंगे। और बीच में क्या है, बीच में भी एक इस शेप की स्ट्रिप होती है, रेक्टेंगुलर शेप की। इसमें कितने स्क्रू होते हैं, 3 स्क्रू होते हैं। स्क्रू 3 क्यों होते हैं अभी सब समझ जाओगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और नीचे एक स्केल भी बंधी हुई होती है, नीचे क्या होती है, स्केल भी बंधी हुई होती है, नीचे मतलब कि स्केल भी फिक्स्ड होती है वुडन बेस पे। तो यस देखो, सर। इस वाले स्क्रू और इस वाले स्क्रू से एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड होता है। इस वाले स्क्रू और इस वाले स्क्रू से एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, आरबी। आरबी क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि हम रेजिस्टेंस बॉक्स में कई सारे बटन्स होती हैं या फिर ऐसे ऐसे स्क्रूज लगे हुए होते हैं जिनसे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं लैब की लैंग्वेज में, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस लगा होता है इधर, नॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब अपने हिसाब से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज कर सकते हैं। वो यहाँ इन 2 स्क्रूज के बीच में लगा हुआ होता है। बीच वाला भी हम कुछ नहीं लगा रहे बीच में, याले इसमें और इसमें क्या होता है, एक और रेजिस्टेंस बना होता है, लगा हुआ होता है, जो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, अननोन रेजिस्टेंस पता होता है, अननोन रेजिस्टेंस, समझ गए। और ये जो बीच वाली वो दिख रही है, बीच वाली से क्या होता है, ये स्क्रू है, ये भी, इससे एक वायर जाता है और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और एक जॉकी होती है। जॉकी का मतलब, जिसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको। जॉकी एक बेसिकली क्या होती है, स्लाइड वायर जॉकी होती है, यानी वायर के ऊपर उसको स्लाइड करवा सकते हैं। जॉकी का मतलब उसको मूव करवा सकते हैं, मूवेबल जॉकी होती है, ठीक है, जो कि इस वायर के कांटेक्ट में होती है, ठीक है, जिसको हम अपने हिसाब से इसको मूव करवा सकते हैं। यानी कि इस तार को, ये जो तार है या फिर ये जो जे पॉइंट है, ये एक वायर ही है। जॉकी क्या करती है, वायर, इस वायर को इस कांटेक्ट, इस ए बी वायर से कांटेक्ट में रखती है, अपने हिसाब से मूव करवा सकती है। जैसे मैं इधर लेके आ गया, तो अभी वायर किसके टच में, इस पॉइंट के टच में। जब इधर मूव करवा दूंगा जॉकी को, तो किसके टच में आ जाएगा, इस वाले के टच में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जे पॉइंट ले दिया इसको, ठीक है। इतना फिर से देखो, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। मीटर ब्रिज क्या होता है, या स्लाइड वायर ब्रिज भी नाम बोलते हैं। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे इसका होता है कि एक वुडन बेस होता है, जिसमें क्या होता है, 2 स्क्रूज हैं इस तरीके से, ए और सी क्या है, 2 स्क्रूज हैं, ठीक है। पहले मैंने ए बी नाम लिख दिया था, अपने हिसाब से नाम कर सकते हो, अब नाम में कोई कुछ नहीं रखा है, ठीक है। ए और सी क्या है, 2 स्क्रूज हैं जो कि वुड में ही लगे हुए होते हैं। वुड में 2 स्क्रू लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, बंधा हुआ होता है तार। ये ए सी क्या है, वायर है, ए सी में के बीच में वायर बंधा हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, या फिर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए पॉइंट से ही वुड में ही एक एल शेप की स्ट्रिप होती है, कॉपर स्ट्रिप होती है, ठीक है। और इधर से सी पॉइंट से भी एल शेप की कॉपर स्ट्रिप होती है। अभी मैं दिखाऊंगा, सब समझ जाओगे, जो उसका जो लैब में रखा हुआ होता है कैसे होता है। फिर क्या होता है, इस एल शेप की जो स्ट्रिप्स हैं, इसमें भी स्क्रू लगे होते हैं एंड में बांधने के लिए। भाई बांधोगे, रेजिस्टेंस थोड़ी चिपका दोगे जाके, किसी बांधने होंगे ना, कसने होंगे। ये ए स्क्रू है, स्मॉल ए स्क्रू, और सी वाले से भी एल जो शेप कॉपर स्ट्रिप गई है, वहाँ पे भी स्क्रू था B1। ए और B1 क्या है, 2 स्क्रू लगे हुए हैं एल शेप की उस पर। फिर बीच वाला जो है, बीच में इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रिप लगी होती है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप ही होती है। उसमें 3 स्क्रूज होते हैं, 3 स्क्रू। एक स्क्रू तो इस वाले, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बांधने के लिए ये इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स बांध दिया जाता है। वायर कनेक्ट करोगे ना तो बांधना पड़ेगा ना। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसकी वैल्यू में नोन है। भाई रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए यूज़ करते हैं, अपनी वैल्यू चूज़ कर सकें अपने हिसाब से, उसमें कुछ नहीं, बटने ऐसे होती हैं, उठा दी जाती हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में क्या हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स को स्क्रू अप कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है। इन स्क्रू को बाइंडिंग स्क्रूज भी बोलते हैं। बाइंडिंग, क्योंकि बाइंड किया जाता है ना, ऐसे धागा बांध के ऐसे कस दिया जाता है। धागा मतलब कि वायर ऐसे लपेटोगे, कस दोगे। इस वाले और इस वाले से भी हमने अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे बांध दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रू कर दिया जाता है, ये बाइंड कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात। इसको आर नाम दे देते हैं, इसको एस नाम दे देते हैं। बचा हुआ बीच वाला स्क्रू बचा, बीच वाले में भी एक वायर बांधते हैं, उसको किससे कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से। फिर एक दूसरा टर्मिनल होता है। भाई गैल्वेनोमीटर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं ना, कहीं देखा गैल्वेनोमीटर, नहीं देखा है ना। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बेसिकली एक डिब्बा टाइप का होता है, उसमें 2 स्क्रूज होते हैं। कोई भी वोल्ट मीटर ले लो, चाहे गैल्वेनोमीटर, कुछ भी ले लो,
उसमें 2 स्क्रू ज़रूर होंगे, 2 मतलब कि 2 टर्मिनल ज़रूर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इधर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाले से तार निकाल के जॉकी से कनेक्ट कर दिया। जॉकी क्या होता है, वो स्लाइड कर सकती है और वो जॉकी का काम क्या है, इस तार को इस वायर के, भाई ये तार जो गया है ये वाला, ये जो तार गया है इसको किसके कनेक्ट कॉन्टैक्ट में लाना, इस एसी वाले वायर के कॉन्टैक्ट में लाना और अलग अलग पॉइंट में टच करवाना। टच क्यों करवाते हैं मैं बताऊंगा, मैं ऐसे ऐसे मूव करवा सकते हैं उसको। जैसे मैंने इधर मूव करवाया तो ये बी पॉइंट पे टच हुआ, ठीक है। इधर जाके मूव करवाया होगा तो बी पॉइंट यहाँ पे, यानी वायर किसके टच में आ गया होगा, मैग्नीन वायर के टच में आ गया होगा ये वाला जो वायर है। तो यानी अलग अलग पॉइंट पे टच करवा सकते हैं वायर को। समझ में आ गया इतना कि नहीं। और इसके अंदर की बातें ये हैं कि कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन वायर ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव लो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, एंड दे हैव हाई रेसिस्टिविटी। हाई रेसिस्टिविटी होती है और लो वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज हैं, अपनी वैल्यू बार बार चेंज नहीं करते, जो है वही है। और ऐसी चीज़ तो यूज़ करोगे जो चेंज ना हो रही हो। पता लगा अभी रेसिस्टिविटी कुछ और है, रेजिस्टेंस कुछ और है, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस कुछ और हो गया, तो रीडिंग गलत नहीं आएंगी। तो एक चीज़ है इसको। अब देखो क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट करना है हमें, क्योंकि करंट फ्लो होना चाहिए ना। फिर बाद में क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से सेल से कनेक्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड बैटरी से। तो देखो ए से एक तार बांधा हमने, देखो किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। तो इसका कुछ भी ये में वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वी लिख लो उसका पोटेंशियल डिफरेंस। या की लगाना चाहो की लगा सकते हो, पर ये आपका डायग्राम हो गया इतना समझ के। अगर ई लिख लो, ईएमएफ है बैटरी का, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के इज़ द की, अरे यार सेफ्टी पर्पज़ के लिए की लगानी पड़ती है ना। पता लगा कुछ धुआं उड़ने लगा या फिर कुछ भी ख़राब हो गया, तुरंत अपने की अपने हाथ में कंट्रोल तो होगा। ये हाथ से पकड़ के नहीं बैटरी से निकालोगे बैठ के तार, की उठा दी बस हो गया, करंट ऑफ हो जाएगा। समझ। स्विच लगाए जाते हैं, क्यों लगा कि नहीं लगा, एमसीबी लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती हैं। पता चिंगारी होने लगी तुरंत ऑफ कर दिया, आपकी वहाँ से तार निकालोगे जाके, तार उखाड़ोगे जाके। समझ रहे हो ना मेरी बात। की फॉर सेफ्टी पर्पज़ लगानी जरूरी भी है, लगाई भी जाती है, यहाँ तक कि गैल्वेनोमीटर के पास भी लगाई जाती है। वो मैं दिखता कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी मीटर ब्रिज। देखो तो एक वुडन बेस है कि नहीं, देखो उसके ऊपर देखो, ये साइड में अगर ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बाकी नेट तो चलाते ही हो तुम लोग, उससे कुछ इसी टाइप का फिगर तुम्हें दिखेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें किस पे बनी हुई हैं, वुडन बेस पे। वुडन क्यों चूज़ किया गया यार, पता ही है, इंसुलेटर होता है वुडन। तो करंट तो पता लग, यहाँ कर रहे हो, यहाँ पे तुमने हाथ टच कर दिया वुड को, तो तुम्हें करंट तो नहीं लगा, पता तुमने लोहे का बना रखा था, लोहे का बेस पे तो करंट लग जाएगा, ठीक है। देखो एक बीच में स्केल दिख रही है बहुत लंबी सी, ये देखो स्केल दिख रही है, पास से देख लो यार, ये देखो स्केल दिख रही है, ये आपकी 100 सेंटीमीटर की स्केल है। देखो ये क्यों, ये स्केल नीचे क्यों लगाई जाती है, मैंने इसमें नहीं दिखाई है, लगी होती है लेकिन। और देखो ये इस साइड में स्ट्रिप्स दिख रही हैं, एल शेप की स्ट्रिप्स है, देखो इधर भी एल शेप की स्ट्रिप होगी, बीच में देखो रेक्टेंगुलर शेप की है। गैल्वेनोमीटर ये है, देखो बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। देखो 2 टर्मिनल है इसके कि नहीं, ये आपकी बैटरी हो गई, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। राइट साइड में सबसे क्या है, ये बीच में ये देखो की होती है, की, ठीक है ना। तो लैब में ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। देखो ये जॉकी क्यों दे रखी है, ऐसे मूव करवाने के लिए दे रखी है, ठीक है। क्यों दे रखी है, देखो इसको हम क्या करते हैं, जॉकी को मूव करवाते हैं इधर उधर। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर पे नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, भाई हम मूव करवाते जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे ऐसे से डिफ्लेक्शन होता है। जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाए, यानी 0 पे डिफ्लेक्शन हो, वो क्या बोला जाता है, नल पॉइंट। जैसे मान लेते हैं ये बी पॉइंट पे क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो हम ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ये जो बी पॉइंट है, मान लेते हैं ये नल पॉइंट है, सपोज बी इज द नल पॉइंट, दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन हो गई कि नहीं। कैसे बैलेंस्ड होगी, देखो ध्यान से, भाई कोई लेंथ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो बैलेंस कंडीशन हुई होगी, हो सकता है बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा हो, जो भी पॉइंट आए स्लाइड करवाते हुए देख लेते हैं हम किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। पहले पूरा कनेक्शन कर देते हैं, फिर मूव कराते हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे मान लेते हैं बी पॉइंट पे आया, तो ए बी की डिस्टेंस मान लेते हैं, ए बी की जो लेंथ है वो एल है, टोटल कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, और ए बी लेंथ कितनी है, एल। इसी एल को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ भी बोल देते हैं, या फिर बैलेंसिंग लेंथ छोड़ो, बी पॉइंट नल पॉइंट है क्योंकि इस पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उससे ए पॉइंट से दूरी मान लेते हैं एल है, तो ये बी सी दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस एल, 100 माइनस एल हो 100 जाएगी। माइनस एल। समझ गया। ये लेंथ मैंने क्यों निकाल ली, रेजिस्टेंस पता करना ना, क्योंकि ए बी जो लेंथ है इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा और बी सी का कुछ और रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, भाई लेंथ पे डिपेंड करता है ना रेजिस्टेंस। अब देखो अगर इसको इमेजिन करो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, तो देखो कैसा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ही तो होता है। अभी सब समझ जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ही तो पढ़ा था हमने कुछ। ये आर बी क्या है, आर मान लेते हैं, पी माना था ना वहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आर मान लेते हैं।
आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बी को। अरे नाम में क्या रखा है हमने, पी मान लिया था, यहाँ आर मान लिया है, रेजिस्टेंस तो होता है। ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ऐसा है। आप कहोगे सर पिछली बार तो ऐसे यहाँ माना था, हमने ये भी बताया था कुछ भी मान सकते हो अननोन, एक अननोन होता है। ये ए बी क्या है, इतनी लेंथ है, अभी नामकरण करते हैं ज़्यादा सही रहेगा। ए के बाद आपका क्या है, डी पॉइंट ये आ गया है, डी के बाद सी आ गया है ये, और ये आ गया बी पॉइंट। अभी सब समझ जाओगे। ये हालांकि ए स्मॉल है स्मॉल बी का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, बस ये इसलिए दे दिया स्क्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आर क्या है, ये वाला, एस क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, पी को मान लेते हैं। ये पी, इसका ए बी जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, पी है। बी सी वायर का कितना रेजिस्टेंस है, क्यू है, ठीक है। यानी कि बी सी वायर का क्या है, क्यू रेजिस्टेंस है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में, वायर ही तो है ये भाई। कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप क्या हुआ, वायर ही तो हुआ। कॉपर स्ट्रिप क्या है, वायर। कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज़ किए हैं, कंडक्टर अच्छा होता है। तो हम वायर जो यूज़ करते हैं, ये रेजिस्टेंस के बीच में ये जो वायर दिखा है, ये कॉपर स्ट्रिप ही है एक तरीके से, कंडक्टर ही तो है। तो देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस जो बॉक्स है या फिर आर रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में बंधा हुआ है, डी और ए के बीच में है। देखो ये आर रेजिस्टेंस किसके बीच में, डी और ए के बीच में है। एस रेजिस्टेंस किसके बीच में, डी और सी के बीच में है। तो देखो डी और सी के बीच में एस है, ए और बी के बीच में क्या बेटा, पी है, और बी सी के बीच में क्या है, क्यू है। और ए सी किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। देखो ए सी किससे कनेक्टेड है, बैटरी से या फिर सेल से। इसका ई एम एफ कितना है, ई है। तो वीट स्टोन ब्रिज नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, डी से लेके बी, डी बी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो ये वीट स्टोन ब्रिज नहीं हो गया, ये वीट स्टोन ब्रिज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो सर्किट है या फिर ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, इट रिप्रेजेंट द वीट स्टोन ब्रिज। और वीट स्टोन ब्रिज में भी क्या, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हम ऐसे स्लाइड करवाएंगे भैया इसको कि गैल्वेनोमीटर क्या करे, नल डिफ्लेक्शन शो करे। यानी कि क्या है, बैलेंस कंडीशन हो गई। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू, या फिर आर, हमने पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस लिया था, बात तो वही है यार। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे याद रखना, नाम में क्या रखा है वही बात है। तो आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू। लेकिन हमें पी अपॉन क्यू तो पता नहीं है, पी अपॉन क्यू कहाँ पता है, आर और एस तो हमें एस अननोन है, चलो मान लेते हैं। आर तो पता है, पी भी पता कर सकते हैं और क्यू भी पता कर सकते हैं। मैं मैग्नेनियन वायर यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, इसीलिए तो किया है, उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ पता है। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, पी अपॉन क्यू कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना। हमें बेसिकली एस निकालना है, एस अननोन है ना, आर पता है हमें, एस निकालना है। पी की वैल्यू क्या होगी, पी एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी के टर्म में रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। अरे कोई भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आर का मतलब रेजिस्टेंस है, आर का मतलब ये मत ले लेना। कोई भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, या फिर हाँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। कितने लेंथ की बात हो रही है, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, होता है कि नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सी एस एरिया ये होता है। तो पी रेजिस्टेंस देखो कैसे होगा, पी रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे भाई, इस मैग्नेनियन वायर की कुछ रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी तो चेंज होती नहीं है, रो एल कितनी लेंथ है, पी जो रेजिस्टेंस है कितनी लेंथ तक इफेक्टिव है, ए बी का ही तो है, तो ए बी की लेंथ कितनी आई है, एल। एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, मान लेते हैं ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई, ये जो होती है, ये जो पोर्शन होता है। अच्छा, क्यू कैसे क्या होगा बताओ, क्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। देखो भाई बीसी जो वायर है, जो बीसी के बीच में वायर है, वो भी तो मैग्नेटिक वायर ही है, तो इसकी भी रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, तो रो तो वही रहेगा। लेंथ क्या होगी, 100 माइनस एल। बीसी की लेंथ कितनी, 100 माइनस एल की बात कर रहे हैं, तो 100 माइनस एल। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, वही रहेगा यार, तार थोड़ी ना चेंज कर दिया है, सर यही रहेगा ना। ये कैसे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल बचेगा क्या, एल अपॉन ए बचेगा, एल अपॉन 100 माइनस एल बचेगा बस। तो आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। एल हम पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, न्यूमेरिकल में तुम्हें एल की वैल्यू दी होगी, तो एल अपॉन 100 माइनस एल कर देना। आर की वैल्यू नोन है, एस वैल्यू नहीं पता है, तो पता नहीं कर पाओगे, निकल आओगे ना। तो आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये फॉर्मूला होता है। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा नोन है जो, बताओ, आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द अननोन रेजिस्टेंस। समझ गए, कुछ डाउट है इसमें, कुछ भी डाउट नहीं। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कभी कभी ये भी बोल देता है, इसको एक्सचेंज कर देगा वैल्यू, तो कुछ नहीं, आपको कंडीशन याद रखनी है, फॉर्मूला भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है दिस अपॉन दिस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी कभी ये भी दे सकता है, यहाँ पे नोन वैल्यू दे देगा, यहाँ नोन दे देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बस इतना याद रखना, बाकी सब निकल आएगा। देखिए, इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बहुत इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। इसकी जो प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर लाइन चेंज करके लिखो, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड
जब ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या कंडीशन होती है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, या फिर आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू, कुछ भी लिख लो, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस या फिर आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, फिर इसकी कॉन्स्ट्रक्शन लिखो, कॉन्स्ट्रक्शन पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। इसमें लिखिए दिस वायर इज फिक्स्ड अलॉन्ग आ स्केल, दिस वायर इज फिक्स्ड अलॉन्ग आ स्केल। अच्छा, एल लेंथ पता कैसे चलती है, अंदर नीचे स्केल होती है, भाई वुडन में स्केल भी फिक्स्ड है ना, तो वायर जिस पॉइंट पे होगा वो लेंथ पता कर लो यार, उसमें क्या है। और क्योंकि 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है, 100 की फॉर्म में, सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, ठीक है। इसमें लिखिए दिस वायर इज फिक्स्ड अलॉन्ग आ स्केल ऑन वुडन बेस, फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द टू एंड्स ए एंड सी, द टू एंड्स ए एंड सी, ए और सी क्या है, दो एंड्स है ना, ऑफ द वायर is connected to L-shaped copper strips, connected to L-shaped copper strips carrying binding screws as shown in figure। ये जो ए और सी दो एंड्स हैं किसके, वायर के, कौन से वायर, मैग्नेट, वो लिखवाना अभी भूल गया हूँ, मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटाइन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अभी बता रहा हूँ वो। ये किससे कनेक्टेड है, एल शेप्ड स्ट्रिप से कनेक्टेड है, देखो। और एल शेप स्ट्रिप्स क्या कैरी कर रही है, बाइंडिंग स्क्रू। ये बाइंडिंग स्क्रू कहाँ पर है भैया, एल शेप स्ट्रिप पे ही तो है, ठीक है। ऐसा करो यार, एक पॉइंट मेरा रह गया था, फर्स्ट पॉइंट उसको लिखना, कहीं जगह हो तो लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट जो था वो लिख लो यार, वो रह गया था, लिखो इट कंसिस्ट ऑफ, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो रह गया, ठीक है। तो कहीं नोट कर लेना ऊपर पहला पॉइंट करके, कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट जो था वो लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटेन डैश मैग्नेनिन वायर क्यों, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिए द मिडिल कॉपर स्ट्रिप, ये कौन सी है, मिडिल कॉपर स्ट्रिप है, ये देखो कॉन्स्ट्रक्शन समझते हुए जाओ फिर से। द मिडिल कॉपर स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ 3 बाइंडिंग स्क्रूज, देखिए 1 2 3 बाइंडिंग स्क्रूज हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 बाइंडिंग स्क्रूज। बीच वाले को मैंने क्या नाम दिया है, डी, बीच वाले स्क्रू को क्या नाम दिया है, डी। देखिए द मिडिल स्क्रू डी इज कनेक्टेड, एग्जाम में आप अपने हिसाब से लिखना, ठीक है, इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, आपको बस कॉन्सेप्ट लेके चलना है, एग्जाम में अपने आप बना सकते हो फिगर, समझ लो ना, अगर समझ गए होगे। द मिडिल कॉपर स्ट्रिप हैज़ 3 बाइंडिंग स्क्रूज, द मिडिल स्क्रू डी, कैपिटल डी, इज कनेक्टेड टू, मिडिल स्क्रू क्या है, डी है, ये किससे कनेक्टेड है, हाँ, इज कनेक्टेड टू अ स्लाइडिंग जॉकी, ये कौन, जे लिख लो, स्लाइडिंग जॉकी जे, स्लाइडिंग जॉकी को जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, थ्रू अ गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है ये, थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद लिखिए, उसके बाद बस इतना ही है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये इसमें लिखिए कैलकुलेशन, इसका लिखिए कैलकुलेशन, या वर्किंग लिखना चाहो वर्किंग लिख लो, वर्किंग में लिखिए आफ्टर टेकिंग आउट, इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो, वर्किंग में कैसे वर्क करता है, देखिए आफ्टर टेकिंग आउट अ सुटेबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, कई सारे रेजिस्टेंसेज होते हैं, अपने हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। बटन्स होती हैं, बटन्स क्या मतलब कि कीज़ होती हैं, उसको उठा दिया जाता है, ऐसे उठा दिया जाता है अपने हिसाब से, एक की को नीचे करोगे तो कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, तो उसी हिसाब से हम की डाउन कर देते हैं, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग आउट अ सुटेबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे हमने एक सुटेबल रेजिस्टेंस ले लिया रेजिस्टेंस बॉक्स में, कॉमा द जॉकी इज मूव्ड अलॉन्ग, जॉकी को फिर क्या किया, मूव कराया हमने, द जॉकी इज मूव्ड अलॉन्ग द वायर AC, जॉकी को हमने AC वायर पे मूव करवाया, वायर AC टिल देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन,
टिल कब तक मूव कराओगे, जब तक गैल्वेनोमीटर पे नल डिफ्लेक्शन, एक भी जीरो डिफ्लेक्शन, टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये जो मैंने लिखवाया, ठीक, यही मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। यही क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ इफ if P and Q, if P and Q are the resistances of the parts AB, P और Q क्या है, P AB और BC का रेजिस्टेंस है, parts AB and BC of the wire, parts AB and BC of the wire। लाइन चेंज करो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बैलेंस कंडीशन, पहले एक सर्किट बना लो याला, इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट, या फिर याद रखना, ठीक है क्या होता है, ये सर्किट बना लो, फिर लिखो फॉर बैलेंस कंडीशन, ये पूरा नोट कर लो, ठीक है, पूरा नोट कर लो। पहले ये सर्किट बनाओगे, फिर ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक है। और ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये साइड में लिख लेना फॉर्मूला ये, ठीक है, वरना भूल जाओगे क्या मैंने बताया। पॉइंट बना के लिख लो जिससे कि याद रहे तुम्हें। देखिए कॉन्स्टेंटेन और मैग्नेनिन वायर आर यूज्ड, लिखिए कॉन्स्टेंटेन और मैग्नेनिन वायर आर यूज्ड बिकॉज दे आर एलॉयज, वो क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं। एलॉयज का क्या होता है, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, एंड दे हैव वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। इसी बात को किस तरीके से बोल सकते हैं, उनका अल्फा स्मॉल होता है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसमें और लिखो, और दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो, और वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी, वो एलॉय होते हैं, उनकी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी होती है। और इसी बात को ऐसे भी बोला सकता है, उनका अल्फा बहुत छोटा होता है, एंड दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का मतलब अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, देखिए कॉपर स्ट्रिप्स, ये भी पूछ लिया जाता है, कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज़ होती हैं बताइए, क्योंकि ये अच्छे इनकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस इनका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पूरे सर्किट को अफेक्ट करेंगे ये, रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, आराम से करंट ऐसे फ्लो, कैसे जाएगा, करंट फ्लो होता है ऐसे जाएगा, पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा आराम से, ठीक है। तो उसमें लिख लो कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड बिकॉज दे हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस।